अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ भी अब आप लोगों को आ रही होगी। वो ज़रा मैं वेट कर रहा था कि स्टूडेंट्स गैदर हो जाएं सारे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 5 से 10 मिनट वेट कर लिया। ठीक, तो शुरू करते हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बात तो ये कि जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सेंड किए थे, आई होप सो कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे बेटा पूछ लीजिएगा। आज जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि आप लोगों ने नहीं किए थे, यानी कि वो एग्जाम्पल भी मौजूद नहीं थी, और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं आपका कि बुक की एग्जाम्पल भी नहीं थी और बुक के न्यूमेरिकल भी ऐसे नहीं थे। तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हैं जो हम लोग कर रहे हैं आज। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो 2011 का है बेटा, जो आपने आज करना है। बुक की एग्जाम्पल्स अगर रह गई थी कुछ तो वो हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। आज जो न्यूमेरिकल है वो है, आप जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे ना व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसका पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। अच्छा सवाल है, ज़रा सही से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं आपसे, आप 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास एक कोई भी मेटल है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम्स है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, and then dropped into an aluminium calorimeter of mass 500 grams containing 500 gram of water initially at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ इस बात का कि आपने जो गर्म मेटल था 200 ग्राम का, उसको आपने डाल दिया कैलोरीमीटर में, जिसके अंदर पानी भी 500 ग्राम है और कैलोरीमीटर का मास भी 500 ग्राम है। ठीक है, और इनिशियली कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर of the system if the specific heat of the metal is 128.100 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अच्छा, आगे एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट दी हुई है, पानी की स्पेसिफिक हीट दी हुई है। कहने का मकसद क्या है कि जाहिर है जब गरम गरम तुम उठा के मेटल डालोगे किसके अंदर, ठंडे पानी के अंदर या लोअर टेम्परेचर के ऊपर डालोगे, तो वो हीट लॉस करेगा मेटल, और जो कैलोरीमीटर है वो हीट गेन कर लेगा। ठीक है, उस वक्त तक ये लॉस और गेन होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता। ठीक है, वो टेम्परेचर क्या होगा, कब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी, आपने बेसिकली वही टेम्परेचर जो है फाइंड आउट करना है। तो तीन चीजें यहाँ पर हमारे पास हैं, एक मेटल है, कैलोरीमीटर है, और इसके अलावा पानी है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए डाटा हम अलग अलग बनाते हैं। सही है बेटा, तो पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहली बात जो हमने जिक्र किया वो किया मेटल का। तो हम भी पहले बात की करते हैं बेटा, मेटल की बात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या बेटा, फॉर मेटल। पहले मेटल का डाटा बनाएंगे, फिर उसके बाद कैलोरीमीटर बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो वाटर का बनाएंगे। मेटल का डाटा क्या बनेगा कि मेटल का मास कितना है बेटा आपके पास, मेटल का मास आपके पास है कि m इज इक्वल्स टू 200 ग्राम्स। ठीक, कितना मास है बेटा, 200 ग्राम जो है वो मेटल का मास है। तो आप क्या करें, कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स के अंदर, कैसे करेंगे, 200 अपॉन 1000 क्या बन जाएगा, 0.2 किलोग्राम। ये तो बन गया तुम्हारे पास मेटल का मास आ गया कितना, 0.2 किलोग्राम। इसके अलावा जो टेम्परेचर ऑफ मेटल है उसको मैं नाम दे रहा हूँ T1 का। ठीक है, फर्स्ट बॉडी मैंने इसको कंसीडर कर लिया, कितना है बेटा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो क्या है, ये टेम्परेचर हो गया। सही है, स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है मेटल की। मेटल की स्पेसिफिक हीट कितनी है, ये आपके पास है 128.1 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। 128.1 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये बात तो हमने कर ली किसकी, मेटल की। इसके बाद जो हम बात करने लगे वो किसकी बात है, कैलोरीमीटर की बात है। ठीक है, कैलोरीमीटर देख लेते हैं। कैलोरीमीटर मास भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा मास कैलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर मास आपको दिया हुआ है, इसको 1 लगा देते हैं यहाँ पर। कैलोरीमीटर का मास आपके पास है कितना, 500 ग्राम। तो क्या लिखोगे तुम, M2 इज इक्वल्स टू 500 ग्राम्स, और यू कैन से, जब इसको कन्वर्ट करेंगे 500 ग्राम्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 क्या बन जाएगा, 0.5 किलोग्राम्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इस कैलोरीमीटर का मास आ गया। ठीक है, इसके अलावा कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी दिया हुआ है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ किसका, T2 का नाम दे रहा हूँ। सही है बेटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया T2। सही है, कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, 903 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। 903 जूल्स पर किलोग्राम
केल्विन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बात करेंगे हम पानी की, क्या हेडिंग डालेंगे, फॉर वाटर। अभी सिर्फ डाटा ही बन रहा है, सोल्यूशन वगैरह मैंने शुरू नहीं किया है अभी। सही है, सारा काम जो है तुम किस में करोगे, डाटा में ही करोगे। अच्छा जनाब, तो जितना मास कैलोरी मीटर का था उतना मास जो है वो पानी का भी है, मतलब 500 ग्राम जो है वो वाटर का मास भी है। आ रही है बात समझ में आप लोगों की ये वाली? तो क्या करोगे, 500 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो क्या बन जाएगा, 0.5 किलोग्राम इसका भी मास बन गया, मास ऑफ वाटर भी। राइट बेटा। नाउ टेम्परेचर इज ऑल्सो रिमेन सेम, क्योंकि कैलोरी मीटर के अंदर पानी है, तो T3 भी कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिफरेंट होती है, जिसको मैं C3 का नाम दिया है। और कितनी होती है पानी की स्पेसिफिक हीट, आप सबको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, हम MCQ से पूछते हैं बेटा। कितनी होती है, 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ये हो गया डाटा। उसके बाद जो रिक्वायर है वो है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। सही है, तो वो टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। रिक्वायर में आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर के हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे कि सर वो जो है बेसिकली हम उसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब करने लगे हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। आप ये बात जानते हैं कि जितना मेटल हीट लॉस करेगा उतना गेन कर लेंगे दोनों, पानी और कैलोरी मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिखूंगा, ये स्टेटमेंट बनेगी, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनेगी कि हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर, कैलोरीमीटर एंड वाटर is equals to what, heat loss by हीट लॉस बाय मेटल पीस या पीस ऑफ मेटल। ठीक है, ये आपके पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लग गया। अब जरा सुने बात को, फॉर एग्जांपल आपके पास जो चेंज है हीट है किसका, कैलोरीमीटर का, वो तो है हमने बॉडी टू कंसीडर किया उसको, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि डेल्टा जो किसकी हीट थी, कैलोरीमीटर की हीट है। ठीक है, ये किसकी हीट है, पानी की हीट है, डेल्टा Q3। इन दोनों का समेशन बराबर किसके, मेटल की हीट के बराबर है, डेल्टा Q1 के बराबर है। सही है, अच्छा उसके बाद अब फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा क्यू का, MC डेल्टा टी होता है, मोलर स्पेसिफिक का फॉर्मूला तो ये होता है ना, MC डेल्टा टी। सही है, तो अब मैं इसका फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला पुट करूंगा, M2C2 और डेल्टा टी जो है क्या पुट करेंगे, डेल्टा T2। ये लीजिए डेल्टा T2 लगा दिया यहाँ पर, सुनने वाली बातें बड़ी है। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, M3C3 डेल्टा T3। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, M1C1 डेल्टा T1। सही है बेटा। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करने का टाइम, डेल्टा T2 जो है कैसे निकलेगा, जरा सुनना बात को। देखो कहने का मकसद क्या है, जो भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा किससे, कैलोरीमीटर के टेम्परेचर से भी और वाटर के टेम्परेचर से भी। क्यों, क्योंकि इनिशियली 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब हीट लॉस करेगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लास्ट में तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा, क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा हीट गेन कर रहा है। तो टोटल टेम्परेचर में से, यानी कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में से मैं इसको भी माइनस करूंगा, मैं इसको भी माइनस करूंगा, यानी कि दोनों टेम्परेचर जो हैं वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम होंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब कहने का मकसद क्या है कि ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि M2C2 और यहाँ आ जाएगा T, मैंने कंसिडर किया हुआ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, वो बड़ा है किससे, कैलोरीमीटर के टेम्परेचर से। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, M3 लगाया, C3 लगाया, और जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो बड़ा है किससे, पानी के टेम्परेचर से। आई बात समझ में ये वाली? अच्छा जनाब, यहाँ आ जाइए, M1C1 डेल्टा टी। हाँ, ये जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर छोटा होगा स्टील के सॉरी इस मेटल के टेम्परेचर, तो क्या करेंगे तुम, T1 माइनस टी लिखोगे, क्योंकि जो मेटल का टेम्परेचर है वो बड़ा है, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर छोटा है, क्योंकि ये हीट लॉस कर रहा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा था तभी तो लॉस कर रहा है, इसका टेम्परेचर कम था तभी तो गेन कर रहा है। अब आगे बात समझ में हमारी? सही है बेटा। अच्छा अब देखो, अब अगला स्टेप क्या होगा तुम्हारे पास, अगला स्टेप तुम्हारे पास ये होगा कि T माइनस T2, और ये भी कितना है 25, ये भी कितना है 25 है बेटा। तो हम क्या करें, अब हम ये काम कर सकते हैं
और एक और बात, एक मजे की बात क्या कि ये देखो 20, ये कितना हमारे पास है, इसका मास है 0.5, सही है। ये तुम्हारे पास आ गया मेरा बेटा C2 और T-25, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, M2 भी कितना है 0.5, C2 और T-25। समझ लो बात को ये वाली। M1 तुम्हारे पास कितना है, M1 की वैल्यू तुम्हारे पास है बेटा 0.2, क्योंकि 200 ग्राम था, और 0.2 किलोग्राम। C1 की वैल्यू तुम्हारे पास थी कितनी, 128.1, और T1 कितना तुम्हारे पास था 150 माइनस टी। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब लेफ्ट साइड पे देखो 0.5 जो है, मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूँ। किस तरीके से, कहने का मकसद क्या है कि 0.5 T-25 जो मैं कॉमन निकाल लिया, सही है। अंदर क्या बचा तुम्हारे पास, C2 प्लस C3, ये C3 है बेसिकली, C2 प्लस C3 ये बच गया। समझ गए इस बात को। अच्छा जी, उसके बाद क्या करें, ये हो गया तुम्हारे पास 0.2, 128.1, 150 माइनस टी। सो वैल्यूज पुट करवा रहा हूँ, 0.5 T-25, C2 की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी 903, और ये पानी की कितनी है 4200, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 128.1, 150 माइनस टी। अब देखो क्या होगा, टी वाले को एक साइड पे कर दूंगा और बाकी सबको इधर भेज दूंगा। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद कुछ यूं है, ये जरा देखते जाइएगा। टी वाले को मैंने यहीं रखा है, T-25 मैंने यहाँ रखा, और ये वाला जो ब्रैकेट है उस मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, ठीक है 0.2। अब कैलकुलेटर में करवाए ना सॉल्व कि क्या आंसर आ रहा है इसका। यहाँ क्या जगह नीचे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 903 प्लस 4200, 903 प्लस 4200। अच्छा जनाब, अब देखो, अब पूरे फ्रैक्शन को एक साथ सॉल्व कर लो। T-25 अपॉन 150 माइनस टी इज इक्वल टू, जब पूरे फ्रैक्शन को एक साथ सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारे पास आएगा 0.01004,004। अब इसको वहां भेज देता हूँ, T-25 is equals to 0.01004, 150 माइनस टी। सही है बेटा, समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो गया, T-25 इज इक्वल्स टू, ये जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये तुमने मल्टीप्लाई करवाया बन गया 1.5 माइनस 0.01004 टी। अच्छा जी, उसके बाद सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास t प्लस 0.01004 टी इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 25। ये क्या हो जाएगा 1.100, ठीक है ना, 1.01004 टी इज इक्वल्स टू 26.5, सही है। ये मल्टीप्लाई और फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा तुम्हारे पास t इज इक्वल्स टू
26.5 अपॉन 1.001400 सॉरी 004 आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा, वो कुछ आएगा 26.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इस टेम्परेचर तक हीट गेन और लॉस होती रहेगी। जब ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद हीट लॉस और हीट एक्सचेंज जो खत्म हो जाएगा। सही है, आगे बात समझ में किसी का कोई सवाल बेटा यहाँ तक हो तो मुझसे पूछ ले फटाफट से। सब क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कहा था, टेम्परेचर इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ केल्विन्स के अंदर, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि जब फॉर्मूला में डेल्टा टी यूज़ होता है तो हमें ज़रूरत नहीं होती केल्विन्स को केल्विन में चेंज करने की। हाँ, अगर सिंगल टी यूज़ होता तो हम डेफिनेटली उसको कन्वर्ट करते केल्विन्स के अंदर, क्योंकि फॉर्मूला में डेल्टा टी यूज़ हुआ है, दैट्स व्हाई हमने कन्वर्ट नहीं किया। अच्छा बच्चों, जो अगला सवाल हमारे पास है बहुत ही आसान सा है, वो है 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का है वो बेसिकली 2009 का क्वेश्चन है आपका। आइए डाटा बना लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। जो अगला क्वेश्चन मैं आपको सेंड किया था वो पढ़ने लगा हूँ मैं। कह रहे हैं आपसे कि अ साइंटिस्ट स्टोर्स 22 ग्राम ऑफ अ गैस इन अ टैंक एट 1200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने 22 ग्राम गैस जो है वो 1200 एटमॉस्फेयर पर स्टोर की। ओवरनाइट द टैंक डेवलप स्लाइट लीकेज एंड द प्रेशर ड्रॉप्स टू 950 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एस्केप। मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब कुछ ये हुआ कहने का बेटा कि जनाब आपसे कह रहे हैं कि एक साइंटिस्ट ने जो है जो मास ऑफ गैस सिलेंडर के अंदर स्टोर किया था वो कितना स्टोर किया था, 22 ग्राम स्टोर किया। सही है, 22 ग्राम स्टोर किया था। मतलब क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, क्या बन जाएगा 22/1000, 0.022 किलोग्राम। ठीक है, इतना स्टोर किया और जो प्रेशर था उस वक्त वो था आपके पास 1200 एटमॉस्फेयर। कितना टेम्परेचर था बेटा, 1200 एटीएम टेम्परेचर था। रातों रात उस सिलेंडर के अंदर लीकेज हो गया। लीकेज हो गया तो प्रेशर जाहिर है कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कितना कम हुआ, 950 एटीएम हो गया प्रेशर। अब ये कह रहे हैं कि जो लीकेज में से गैस स्केप हुई है वो कितनी स्केप हुई होगी, कितनी उड़ गई होगी गैस। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो फाइंड आउट करना है यहाँ पर वो क्या है, मास फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में ये वाली? तो आइए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। जब वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, घबरा मत जाइएगा कि सर वॉल्यूम तो है नहीं। जाहिर है सिलेंडर का मास, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। जब सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है तो हमें अगर वॉल्यूम दिया हुआ भी हो तो कोई मसले की बात नहीं है, नहीं भी दिया हुआ तो हम उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, P1 बॉयज का फॉर्मूला पढ़ाया था, P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन M2, right? So the value of P1 is, P1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1200। V1 यहाँ पर रिपीट देता हूँ कि जो तुम्हारे पास V1 होगा सिलेंडर का वही V2 भी होगा, तो मैंने दोनों को क्या ले लिया, V के इक्वल ले लिया। यहाँ V आ गया। M1 कितना है तुम्हारे पास, M1 तुम्हारे पास है 0.022। सही है। अच्छा जी, उसके बाद
P2 तुम्हारे पास कितना है 950 मल्टीप्लाई बाय V। अब क्या होगा, इस V से ये V कैंसिल हो गया और नीचे क्या है M2 फाइंड आउट करना है तुम्हें। सही है बेटा। अच्छा फिर क्या करोगे, M2 को वहाँ भेज दो, M2 यहाँ ऊपर आ गया और 950 मल्टीप्लाई बाय 0.022 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 1200। जो मास ऑफ गैस एस्केप्ड हुआ है उस सिलेंडर से बेटा वो कितना हुआ है 0.0175, 0.0175 किलोग्राम, इतना मास इसके। अच्छा बेटा एक बात और, वो ये कि ये तो अब वो मास, अगर तुमसे पूछे ना कि बेटा ये बताओ कि मास कितना रह गया, ठीक है, तो ये वो मास रह गया। अब तुमसे पूछना है मास एस्केप कितना हुआ, यानी कि जो मास निकल गया वो एस्केप हुआ होगा, जाहिर सी बात है। वो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी देखो अभी आराम से हो जाएगा फाइंड आउट। ठीक है, चेंज इन मास कितना हुआ है जो चेंज इन मास बेसिकली आएगा ना, तो वही तुम्हारे पास मास एस्केप हो। कैसे निकालोगे तुम, पहले जो मास था वो m1 था, जो मास रह गया वो m2 है। ठीक है, पहले कितना था 0.022 और कितना रह गया अब 0.0175। सही है। अच्छा जी, तो जब इसको तुम माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए 0.0045। क्या आंसर आना चाहिए 0.0045। डेल्टा एम तुम्हारे पास क्या आ गया 0.0045 किलोग्राम, और यू कैन से कि 4.5 एक्सपोनेंशियल -3 किलोग्राम। अगर पूछे कि कितना मास रह गया तो ये वाला आंसर होगा, पूछा है कि एस्केप कितना हुआ तो ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो कौन सा है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में तुमसे कह रहे हैं कि इन एन isobaric process 2000 joule of heat energy is supplied to a cylinder। क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा आज का 3 है और ये 2009 का क्वेश्चन है, तो लिख देता हूँ मैं कि हमारा आज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 और 2009 का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, डाटा बनाते हैं, सवाल पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सिलेंडर। 2000 जो है वो हीट एनर्जी सप्लाई की गई किसको, सिलेंडर को। यानी कि डेल्टा क्यू तुम्हारे पास कितना हो गया 2000 जूल हो गया। ये तुमने हीट सप्लाई की है सिलेंडर को। ठीक है, इस सप्लाई टू अ सिलेंडर और द पिस्टन ऑफ एरिया, कितना पिस्टन है एरिया, कितने एरिया पिस्टन कितना है बेटा 2 एक्सपोनेंशियल -2 मीटर स्क्वायर। जो पिस्टन का एरिया है वो तुम्हारे पास कितना है 2 एक्सपोनेंशियल -2 मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास पिस्टन का एरिया आ गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं मूव थ्रू 40 सेंटीमीटर, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तुम डेल्टा एक्स से पढ़कर आए हो या हाइट से पढ़कर आए हो। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको हाइट ले लेता हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है ना पिस्टन जो है, मैंने इसको एच ले लिया। सही है, कितना कर रहा है डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर कर रहा है। 40 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, डिवाइड कर लेता हूँ मैं 100 से इसको, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 100 से डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया 0.4 मीटर आंसर। ओके बेटा, उसके बाद और क्या कह रहे हैं कि अंडर अ प्रेशर ऑफ 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। कितना प्रेशर है, प्रेशर तुम्हारे पास है उस सिलेंडर का 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर आ गया।
फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि डेल्टा यू फाइंड आउट करना है बेसिकली। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाया है और कुछ भी नहीं किया। डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। अभी फाइंड आउट हो जाता है, देखें जरा। क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तुम ये बात जानते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। सिस्टम काम कर रहा है तो यूं ही कह सकते हैं कि डेल्टा जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया था ना, कौन सा जो सिस्टम का मतलब वर्क कैसा होता है, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने से फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सही हो गई बात ये वाली। क्या फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सिस्टम वर्क डन कर रहा है। अच्छा, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू कितना है? 2000 जूल्स। ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, हम पढ़कर आए थे आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है आइसोबैरिक में पी डेल्टा वी के। ठीक है। अब ये जो पी डेल्टा वी है, डेल्टा वी मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम। एरिया इनटू हाइट, एरिया मतलब क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ, और हाइट क्या हो गया? लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम बन गया। मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि पी ए एच। सही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी, क्योंकि पी डेल्टा वी आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है। तो मैंने क्या किया? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 2000 माइनस पी ए एच। आ रही है बात समझ में ये वाली? अच्छा बच्चा, उसके बाद क्या हुआ कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 2000, पी की वैल्यू 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। एरिया कितना है आपके पास? एरिया है 2 एक्सपोनेंशियल -2। हाइट कितनी है? हाइट आपके पास है 0.4। ये आ गया 0.4। सबको मल्टीप्लाई करवा लो। सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आएगा 840 जूल्स। यहाँ क्या हुआ? 2000 तो ऐसे ही रहा, और ये क्या बन गया तुम्हारे पास? 840 बन गया। जब तुम 2000 को 840 से माइनस करोगे क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1160। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है बेटा? 1160 जूल्स। तो इस टाइप के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। आई होप सो के सवाल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे मसले की बात नहीं होगी। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक तो मैंने 4 क्वेश्चन सेंड किए थे, एक क्वेश्चन रह गया। वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, जो कि मंडे को अपना रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा मंडे वाले दिन।